मान लीजिए आप अपनी एक पुश्तैनी जमीन को देखने जाते हैं और वहां जाकर एक अलग ही आदमी आपके लिए दरवाजे खोलता है। पूछने पर मालूम पड़ता है कि ये जमीन उस आदमी को बेची जा चुकी है। शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आपको ये बात पता चलेगी कि साझे की उस प्रॉपर्टी को आपके चचेरे भाई आपकी जानकारी के बाहर बेच चुके हैं। हवाला दिया गया एक गिफ्ट डीड का जो आपके पिताजी ने आपके चाचा जी के फेवर में करी थी। और ऐसा ही कुछ हुआ बंगाल की ऐसी डील में, जहां नंदलाल जी जब अपनी प्रॉपर्टी के पास पहुंचे तो उन्हें पता लगा उनके चचेरे भाई ब्रजमोहन जी उस प्रॉपर्टी को बेच चुके थे। उनकी मुसीबतें यहाँ खत्म नहीं होती। अब मुसीबतों का अगला पहाड़ उनके ऊपर जब टूटा, जब उन्हें ये पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला उनके अगेंस्ट में दिया है और वहां से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। क्या हुआ 2006 की सेल्स ट्रांजैक्शन में ऐसा, जहां पर आपकी जानकारी के बाहर एक प्रॉपर्टी बेच दी गई आपके चचेरे भाई द्वारा। क्या होता है रिलिंक्विशमेंट डीड, क्या होता है फैमिली सेटलमेंट, को ओनरशिप यानी कि साझे की जमीन क्या होती है, परत दर परत कैसे ये मिस्ट्री फोल्ड अनफोल्ड होती रही। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में 18 साल बाद एक फैसला आया जिसने रियल एस्टेट में एक नई डेफिनेशन अब ऐड कर दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास रियल एस्टेट शो में, जहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी लीगलिटी, टेक्निकलिटी और कमर्शियल एस्पेक्ट्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं 2006 की हुई एक सेल डीड जो अब 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टैब्लिश कर दी गई है। क्या हुआ इस पूरी सेल्स ट्रांजैक्शन में, कैसे एक जमीन को बेच दिया गया बिना को ओनरशिप को समझे, फैसला उसमें क्या हुआ, बायर का क्या फायदा हुआ, बायर का क्या नुकसान हुआ, कैसे एक साझे की प्रॉपर्टी को बेचा गया या बेचा जा सकता है। चलिए बात करते हैं इस पूरी डिटेल के बारे में, समझते हैं इसके तकनीकी पहलुओं को, हम समझेंगे रिलिंक्विशमेंट डीड को, हम समझेंगे ओनर को ओनरशिप को और हम समझेंगे फैमिली सेटलमेंट को। कहानी शुरू होती है 1959 में, जहां पर दो भाई सालिग्राम जी और सीताराम जी मिलकर ज्वाइंटली एक प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। को ओनरशिप में खरीदी गई ये प्रॉपर्टी यानी कि साझे की ये प्रॉपर्टी दोनों भाइयों के नाम चलती रही। 1975 तक आते आते सीताराम जी का निधन हो जाता है वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपने बेटे ब्रजमोहन जी को और उनकी पुत्रियों को। इधर सालिग्राम जी का भी वंश आगे बढ़ रहा था और उनके भी पुत्र नंदलाल जी, उनके भाई और पुत्रियां वहां पर रहती थी। 2006 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। समस्याएं उसके बाद शुरू हुई जब सीताराम जी के बेटे ब्रजमोहन जी ने उस साझे की प्रॉपर्टी को बेच दिया गया और हवाला दिया गया एक गिफ्ट डीड का जो उनके पिताजी यानी सीताराम जी को उनके चाचा जी यानी कि सालिग्राम जी के द्वारा गिफ्ट करी गई थी। गिफ्ट करने के बाद क्योंकि एक भाई ने दूसरे भाई को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी तो सारी ओनरशिप अब दूसरे भाई के पास आ गई और सीधा सीधा मालिकाना हक दूसरे भाई के बच्चों यानी ब्रजमोहन जी और उनकी पुत्रियों को मिल जाता है। उसके बाद ब्रजमोहन जी ने हवाला दिया कि उनकी बहनें रिलिंक्विशमेंट डीड के द्वारा इस प्रॉपर्टी को उन्हें दे चुकी हैं, तो अब मैं इस प्रॉपर्टी का होलसेल मालिक हूं। उन्होंने उठा के ये प्रॉपर्टी गोलम चंद्र जी को बेच दी सन 2006 में। लेकिन जब ये बात नंदलाल जी को पता लगी, क्योंकि साझे की प्रॉपर्टी थी, जॉइंट ओनरशिप की प्रॉपर्टी थी, तो वहां पर कुछ टेनेंसी भी थी, कुछ साझे की वहां पर किराएदारियां भी चल रही थी। लेकिन इन सबको अब निरस्त कर दिया गया। नंदलाल जी की समस्याएं अब यहाँ से शुरू हो चुकी थी। एक गिफ्ट डीड, एक रिलिंक्विशमेंट डीड और बिना पोजेशन की जमीन। अब नंदलाल जी इस प्रॉपर्टी में पूरी तरह से फंस चुके थे और मुसीबतों का पहाड़ उनके ऊपर तब ज्यादा टूटा जब उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इस पे कोई रिलीफ नहीं मिला और ये स्टैब्लिश कर दिया गया क्योंकि पोजीशन आपके पास नहीं है, गिफ्ट डीड हो चुकी है ब्रजमोहन जी के पिताजी के फेवर में। ब्रजमोहन जी ने रिलिंक्विशमेंट डीड ले ली है। अब ब्रजमोहन जी इस प्रॉपर्टी के सोल हकदार हैं और इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो ब्रजमोहन जी द्वारा अब गोलमचंद जी को बेची गई है बिल्कुल ठीक ट्रांजैक्शन है और इस नंदूलाल जी का अब कोई हक नहीं है। लेकिन नंदूलाल जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने रुख किया अपीलेट कोर्ट का, जहां उम्मीद की उनको पहली किरण दिखाई दी। उन्होंने बेस बनाया कि इस तरह की कोई गिफ्ट डीड नहीं हुई थी, इस तरह की रिलिंक्विशमेंट डीड कोई नहीं हुई थी और को ओनरशिप की प्रॉपर्टी आज भी एग्जिस्ट करती है। अपीलेट कोर्ट ने नंदूलाल जी के वर्जन को पहली बार सही ठहराया और उस सेटलमेंट को खारिज किया और बताया कि ये सेल डीड एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन गोलमचंद जी भी हार नहीं मानने वाले थे। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा था। गोलमचंद जी भी हाई कोर्ट का रुख कर बैठे। हाई कोर्ट में इस डिसीजन को आते आते और कई साल लग गए। 2021 में जब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया तो गोलमचंद जी के लिए फैसला ठीक नहीं रहा। हाई कोर्ट ने सीधा बोला कि क्योंकि रिलिंक्विशमेंट डीड आप साबित नहीं कर पाए हैं, आप फैमिली सेटलमेंट साबित नहीं कर पाए हैं और को ओनरशिप आज भी एग्जिस्ट करती है, तो ब्रजमोहन जी अपनी जमीन को, अपनी साझी की जमीन को आपको नहीं बेच सकते। लेकिन गोलमचंद जी ने यहाँ पर भी हार नहीं मानी और उन्होंने उठा के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज हम 2024 में खड़े हैं। परत दर परत अब हम समझेंगे कि क्या हुआ
इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उस डिसीजन को आगे लेके गई, फैमिली सेटलमेंट, रिलिंक्विशमेंट डीड, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, साझे की प्रॉपर्टी का ढंग से बंटवारा होना या ढंग से बंटवारा ना होना, सारे एस्पेक्ट्स को इसमें एक एक करके तोला गया। अब इसको डिटेल में समझते हैं। रिलिंक्विशमेंट डीड का मतलब ये होता है एक पेरेंट अगर लीगेसी में प्रॉपर्टी को अपने बच्चों पे ट्रांसफर करता है। उत्तर भारत में ज्यादातर पुत्रों के केसेस में प्रॉपर्टी को दी जाती है, लेकिन अगर पुत्र उस प्रॉपर्टी को आगे बेचना चाहता है तो उसे रिलिंक्विशमेंट के कागज लगते हैं। रिलिंक्विशमेंट मतलब एक जो उनके बचे हुए सिबलिंग्स होते हैं, एक भाई के अलावा जो बहनें होंगी या भाई होंगे, वो एक रिलिंक्विशमेंट डीड साइन करेंगे कि हमें इस प्रॉपर्टी को अमुक भाई को देने में कोई एतराज नहीं है और भाई इस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से जहां चाहे बेच सकता है। इस तरह से ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि रिलिंक्विशमेंट डीड का डॉक्यूमेंट वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इस तरह की कोई सेटलमेंट उनके बीच में नहीं हुई थी, बहनों ने अपने भाई को, ब्रजमोहन जी को, इस तरह का कोई कागज नहीं दिया गया था, तो उनका फर्स्ट पॉइंट यहां पर फेल होता है। गिफ्ट डीड की जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने ये कहा था कि दोनों भाइयों यानी उनके चाचा जी और उनके पिताजी सीताराम जी और सालिक राम जी के बीच में गिफ्ट डीड हुई थी, जहां पर सालिक राम जी ने सीताराम जी को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी थी। लेकिन गिफ्ट डीड का भी ऐसा कोई कागज वो नहीं पेश कर पाए क्योंकि वहां पर गिफ्ट डीड का भी कोई कागज नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब ये प्रॉपर्टी धीरे धीरे उनके हाथ से निकलती जा रही थी, लेकिन अभी भी एक पैतरा बाकी था। इसके बाद बृजमोहन जी के वकील ने एक पॉइंट यहाँ पर उठाया कि क्योंकि वहां पर नंदलाल जी की तरफ से कैंसिलेशन ऑफ डीड को नहीं रिलीफ एज अ रिलीफ माना गया है, तो इस प्रॉपर्टी को रीइंस्टेट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बृजमोहन जी की डिमांड ही नहीं है कि उस सेल डीड को निरस्त कर दिया जाए, तो ये सेल डीड बरकरार रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना वर्जन दिया और बोला कि क्योंकि बृजमोहन जी उस डीड के भागीदार ही नहीं थे तो कैंसिलेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 31 अपने आप में उस डीड को या उस रिलीफ को, उस इंस्ट्रूमेंट को निरस्त करने की बात करता है। तो यहाँ पर नंदलाल जी के फेवर में बात चली गई। अब कुल मिलाकर कहानी सेटलमेंट पे अब ये हुई थी कि रिलिंक्विशमेंट डीड नहीं थी, गिफ्ट डीड नहीं था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिला, तो गोलम चंद जी की सारी उम्मीदों पे पानी फिर चुका था। बृजमोहन जी के द्वारा जो प्रॉपर्टी उन्हें बेची गई थी वो प्रॉपर्टी अब वहां पर साझे की प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई थी। लेकिन इसमें एक नुकसान और हुआ, क्योंकि ये साझे की प्रॉपर्टी थी और वहां पर साझे की प्रॉपर्टी में भी कोई सेग्रीगेशन नहीं हुआ था। बृजमोहन जी की प्रॉपर्टी पे जो भी उनका हिस्सा था वो भी वहां पर डीमार्केटेड नहीं था, तो गोलम चंद जी को वहां पर दूसरा नुकसान हुआ। वो ना सिर्फ 100% प्रॉपर्टी से गए, बल्कि वो छोटा पोर्शन जो उनको मिल सकता था, अगर उन्होंने एक सही प्लांट फाइल करा होता, अगर उन्होंने एक सही क्लेम अपना एस्टेब्लिश किया होता, तो शायद उनको वो पार्टीशन की जमीन भी मिल सकती थी। लेकिन क्योंकि वहां पर पार्टीशन ही नहीं हुआ था, तो वो जमीन भी उनके हाथ से जाती रही। कुल मिला के नंदलाल जी के फेवर में ये सारा डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इस बात को एस्टेब्लिश कर दिया कि साझे की जमीन को, को-ओनरशिप की जमीन को एक पर्टिकुलर मालिक अकेले में नहीं बेच सकता until unless there is a consent by other co-owners। अब समझते हैं गिफ्ट डीड को। गिफ्ट डीड यूजुअली फैमिली में दी जाती है, जहां पर परिवार का एक सदस्य अपनी मर्जी से परिवार के दूसरे सदस्य को उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया जाता है। हालांकि ये गिफ्ट डीड पारिवारिक सदस्यों के बाहर भी होती है, लेकिन मेजरली इसको प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में विद इन फैमिली ही देखा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर सेल्स कंसिडरेशन नहीं होता। यहाँ पर आपको सिर्फ भूमि के स्टैंप रजिस्ट्रेशन, वहां पर जो डीएम चार्जेस चल रहे होते हैं वही पे करने होते हैं। यहाँ पर सेल्स का अपना कंसिडरेशन कोई नहीं होता। गिफ्ट डीड करते हुए प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, रिलिंक्विशमेंट डीड। रिलिंक्विशमेंट डीड जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर एक साझे की प्रॉपर्टी होती है जिसमें कई प्रॉपर्टी के हकदार हो सकते हैं, आमतौर पर नॉर्थ उत्तर भारत में इस तरह का परिचालन देखा गया है, जहां पर परिवार में एक जमीन किसी एक बच्चे के हिस्से में आती है, तो वहां पर एहतियातन तौर पे उसको अपने भाई बहनों से रिलिंक्विशमेंट डीड साइन करवा लेनी चाहिए, भविष्य की किसी भी संभावना को देखते हुए। रिलिंक्विशमेंट डीड ये कहती है कि हम भाई बहन ये प्रॉपर्टी उस भाई को देते हैं और हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है कि वो अमुक भाई या अमुक बहन इस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से रखे, इस्तेमाल करे या आगे जाने दे। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पहलू की, को ओनरशिप में साझे की प्रॉपर्टी में भी डिमार्केशन होना। अगर आप लोग एक ओनरशिप की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं या आपके पास एक ओनरशिप की प्रॉपर्टी है और आप उसको फ्यूचर में कभी
बेचना चाहते हैं तो अच्छा ये होगा कि कम से कम उसकी फिजिकल डिमार्केशन कर दी जाए। एक फैमिली सेटलमेंट के जरिए आप भूमि को अपने डिमार्केट कर सकते हैं और उस सेटलमेंट के कागज को भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा, वरना कल को आप किसी भी तरह के लीगल और कानूनी दावपेच में फंस सकते हैं। अब सारी बात नंदूलाल जी के फेवर में आ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्टैब्लिश कर चुकी थी कि नंदूलाल जी इस प्रॉपर्टी के को ओनर हैं और बृजमोहन जी का को ओनरशिप की प्रॉपर्टी को बेचना बिना किसी पारिवारिक कंसेंट के, बिना किसी फैमिली सेटलमेंट के, बिना किसी रिलिंक्विशमेंट और गिफ्टेड डीड के एक गैर कानूनी ट्रांजैक्शन है। इस प्रॉपर्टी को आगे नहीं बेचा जा सकता जब तक आपके बीच में एक फैमिली सेटलमेंट ना हो, और बृजमोहन जी सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टी के हकदार हो सकते हैं, वो भी फैमिली सेटलमेंट होने के बाद। तो कुल मिला के 18 साल चली इस लीगल बैटल में परत दर परत चीजें फोल्ड अनफोल्ड होती रही और फैसला आखिरकार नंदूलाल जी के हक में आया। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि रिलिंक्विशमेंट डीड, फैमिली सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट, गिफ्ट डीड सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को आपके आने वाली जनरेशंस के लिए संभाल कर रखते हैं। इनमें मिस हुआ कोई भी कागज आपकी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन को फेल कर सकता है। परिवार में जब ये प्रॉपर्टियों का बंटवारा होता है तो कुछ प्रॉपर्टी एक भाई के फेवर में आएगी, कुछ दूसरे भाई के फेवर में जाएगी, कुछ बहन के फेवर में जाएगी, लेकिन आपस में उन सब के द्वारा भी रिलिंक्विशमेंट डीड को साइन करना कराना बहुत जरूरी होता है। रिलिंक्विशमेंट डीड ये कहती है कि अमुक प्रॉपर्टी मेरे उस भाई या उस बहन को दी गई है, वो इस प्रॉपर्टी का जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, ये उसकी निजी प्रॉपर्टी है और कल को अगर वो इस प्रॉपर्टी को आगे बेचता भी है तो मेरे को इससे कोई एतराज नहीं है। गिफ्ट डीड वो ट्रांजैक्शन होती है जहां पर बिना पैसे के लेन देन के प्रॉपर्टी का आदान प्रदान होता है। यूजुअली ये फैमिली सेटलमेंट में देखा गया है। गिफ्ट डीड अक्सर भाइयों में, भाइयों बहनों में, माता पिता द्वारा बच्चों में ये सारी गिफ्ट डीड करी जाती हैं ताकि उस प्रॉपर्टी की लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हो सके, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में आपका नाम चढ़ सके और इसमें आपका प्रॉपर्टी सेल्स कंसिडरेशन का पैसा नहीं लगता। हालांकि आपको रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। को ओनरशिप में जब प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है तो वहां पर प्रॉपर्टी की डीमार्केशन होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपका एक प्लॉट है या आपकी एक लैंड है, उस प्रॉपर्टी में को ओनरशिप के लिए अपनी प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज के बारे में पता होना चाहिए। उस बड़े लैंड पार्सल में आपको अपने छोटे लैंड पार्सल के या अपने हिस्से की प्रॉपर्टी की डीमार्केशन होनी चाहिए। जब तक ये डीमार्केशन किसी फैमिली सेटलमेंट पे नहीं स्टैब्लिश होती, आपको उस प्रॉपर्टी को आगे डिस्पोज करने में समस्या हो सकती है। यही नहीं, फैमिली सेटलमेंट के इस कागज को आपको रजिस्टर भी करवाना होगा। मात्र कागज पे लिखा गया एक डॉक्यूमेंट, मात्र लोगों के बीच में बैठा हुआ पंचायत में किया गया एक फैसला आपको उसका सही ओनरशिप नहीं दिलाता है। तो बेहतर यह है कि अगली बार अगर आप कोई फैमिली सेटलमेंट करें तो उस डॉक्यूमेंट को थॉरोली रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करवाएं ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी को स्टैब्लिश किया जा सके। इस तरह से आप गिफ्ट डीड, रिलिंक्विशमेंट डीड और को ओनरशिप के साझे के फैमिली सेटलमेंट को आप लोग बरकरार रख सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी को जनरेशन दर जनरेशन आगे दे सकते हैं और आप किसी भी तरह के कानूनी पचड़े में नहीं फंसेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये 18 साल की जर्नी थोड़े ही मिनटों में मैंने आपको बताई, आपको एक अच्छी लर्निंग इससे मिली होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लेकर आते हैं रियल एस्टेट से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ताकि आप एक बेहतरीन निवेश कर सके और अपने सपनों के घर को सपनों का सजा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।